नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निहंग सिखों के इतिहास के बारे में। निहंग सिख अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि आज सुबह सिंघू प्रोटेस्ट साइट, जहां पर किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति का शव पाया गया जिसके हाथों को काट दिया गया था। बहुत बुरी तरह से उसके शरीर पर चोट के घाव के निशान थे। तो इसको लेकर कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आए हैं जिनमें ये दिख रहा है कि जो हत्या करी गई है वो निहंग सिखों के द्वारा करी गई है। और अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा इस पर, लेकिन नाम जरूर सामने आ रहा है कि निहंग सिख वहां पर जो थे उन्होंने ये हत्या करी है। लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन्स राइट नाउ। मैं अभी स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि वी हैव टू वेट फॉर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये पुलिस ने भी आज कहा है कि देयर विल बी अरेस्ट्स वेरी सून, क्योंकि उसके जो वीडियोज हैं, जो हत्या हुई है उसका वीडियो ओपनली सोशल मीडिया पर है। तो आई थिंक जो भी होगा केस में सॉल्व हो जाएगा। हमारे लिए अभी यहाँ पर रेलेवेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि निहंग सिख कौन होते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर जिक्र आया है तो इतिहास के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस हिंसक घटना को हम एक तरफ रखकर अभी फिलहाल के लिए निहंग सिखों के इतिहास को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग और पुरानी हिस्ट्री है निहंग सिखों की, और ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो जरूर करें, और जो भी पीडीएफ इस लेक्चर के या अन्य लेक्चर्स के हैं वो आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। निहंग सिख धर्म में एक अलग संप्रदाय या समुदाय की तरह चले आ रहे हैं पिछले 300 सालों से। मेनली ये एक वॉरियर पंथ था, यानी कि लड़ाई लड़ना इनका मुख्य काम हुआ करता था। और आज के समय में अगर आप देखें तो निहंगों की सबसे खास पहचान होती है उनके कपड़े। तो निहंग सिख जो है वो इस कलर के डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, और अक्सर आप इनकी पगड़ी देखेंगे ये काफी बड़ी होती है साइज में। इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द नॉर्मल सिख पग जो पहनते हैं उसके कंपैरिजन में आप देखें तो ब्लू कलर के कपड़े, और इनके पास हमेशा शस्त्र, हथियार, तलवार, इस तरह की कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो या तो इनके पास तलवारें होंगी या स्पीयर्स होंगे, बहुत सारे कटार और कई तरह के चक्र जैसे वेपन्स इनके पास देखने को आपको मिल जाएंगे। अब ये समुदाय लगभग 300 साल से चला आ रहा है और इसका एक बहुत लंबा मार्शल ट्रेडिशन है। मार्शल का मतलब होता है लड़ाई लड़ने से संबंधित ट्रेडिशन है, और इसी ट्रेडिशन का निर्वहन आज भी कई लोग आगे भी करते जा रहे हैं। अगर आप कभी पंजाब जाएंगे तो अक्सर आप गुरुद्वारों के आसपास या कभी मेलों में भी आप इस कलर के, ब्लू कलर के कपड़ों को पहने हुए लोगों को देखेंगे, तो ये निहंग सिख होते हैं। अब निहंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इसके कई सारे मीनिंग्स बताए जाते हैं हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला वेरिएशन है कि निहंग का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी मरता नहीं है। सेकंड, अनरिस्ट्रेन्ड, क्योंकि इनकी लड़ाई का तरीका जो है वो काफी फ्री फ्लोइंग होता था। जैसे एक लड़ाई होती है उसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो वॉरफेयर होता है, मतलब 1-on-1 पर्सनल वॉरफेयर, उसमें इस तरह के रूल्स ये फॉलो नहीं करते थे। ये काफी फ्री फ्लोइंग लड़ाई करते थे, इसीलिए अनरिस्ट्रेन्ड भी इसका मतलब होता है। तीसरा जो मीनिंग है वो है कि संस्कृत शब्द निःशंक से आया है। निःशंक मतलब जिसको कोई शंका नहीं है, जिसको कोई डर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि ये है, बट एनीवेज आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस। तो निःशंक जो है वो संस्कृत शब्द, वहां से निहंग शब्द निकला है, मतलब उसका ही अपभ्रंश कर दिया गया है। और चौथा एक ये भी बताया जाता है कि निःशंक फारसी भाषा में क्रोकोडाइल को कहते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं। और जो मुगल सोल्जर्स इनसे लड़ा करते थे तो फारसी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, तो उन्होंने इन्हें नाम दे दिया था कि ये तो निहंग है, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह जबरदस्त तरीके से झपटते हैं लड़ाई के अंदर, वॉरफेयर में बहुत फियरलेसली लड़ाई लड़ते हैं, तो इसीलिए ये शब्द आया है। तो ये नाम का ओरिजिन है। अब ये निहंग संप्रदाय या पंथ अलग कैसे हुआ, या सिख समुदाय में एग्जैक्टली इसकी क्या पोजीशन है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिख धर्म से अलग है, इट इज इनसाइड द सिख रिलीजन, लेकिन जो एक ट्रेडिशनली आप देखोगे कि कोई एम्पायर है, कोई लेट्स से कि कोई अथॉरिटी है, उससे थोड़ा सा ये अलग चलते आए हैं। इनका इतिहास बताया जाता है 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी, इनके समय में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उसी समय पैरेलली एक निहंग पंथ को स्थापित किया गया था, और इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज भी कहा जाता था। इसके पीछे एक कहानी भी बताई जाती है कि जो गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, उनमें से सबसे छोटे साहिबजादा फतेह सिंह जी, वो बहुत ही छोटे थे उम्र में, तब वो अपने भाइयों के साथ लड़ना चाहते थे, प्रैक्टिस करना चाहते थे लड़ाई की। और उस समय उनके भाइयों ने कहा कि तुम तो बहुत छोटे हो अभी, तो वो ब्लू कलर के कपड़े पहनकर आ गए और पूरी तरह से ड्रेसअप होकर आ गए। और उनकी ड्रेस देखकर गुरु गोविंद सिंह जी इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि अभी तुम छोटे हो लेकिन तुम अच्छे वॉरियर बनोगे। तो जो इनका ओवरऑल पहनावा था, वही पहनावा गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंग सिख जो वॉरियर्स थे उनके लिए बना दिया। ऐसा भी एक, ये भी एक कहानी है।
तो उसी समय से ये जो पूरा ड्रेसअप करने का तरीका है ये वहां से शुरू होता है और गुरु गोविंद सिंह जी ने यही ड्रेस निहंग को पहनने के लिए कह दिया। तो ये खालसा पंथ में भी सबसे आगे रहने वाले सैनिक थे, जो सबसे जबरदस्त मार्शल ट्रेडिशन वाले या सबसे जबरदस्त तरीके से फाइट करने वाले सैनिक हुआ करते थे, वो निहंग थे। अब आप जानते ही हैं कि मुगल एम्पायर और सिख के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के समय में काफ़ी मिलिट्री वॉरफेयर होता है। तो पहले भी हो रहा था लेकिन अब ज़्यादा बड़े स्तर पर होने लगता है, इसीलिए मेनली खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में जो अगले 20-30 साल हैं, यानी कि लगभग 1705 से लेकर आप कह लीजिए कि 1799, जब सिख एम्पायर की स्थापना होती है महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा, ये इस समय के बीच में जो ये 90-95 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इस समय निहंग सिखों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी मुगल आर्मीज के खिलाफ, और अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली की अफगानिस्तान की आर्मीज के खिलाफ। और निहंग सिखों की जो मिलिट्री ट्रेडिशंस हैं वो उसी समय से काफ़ी लेजेंडरी हो गए हैं, कहानियाँ काफ़ी लेजेंडरी हो चुकी हैं। और उन्होंने कई ऐसी लड़ाइयाँ जीती वहाँ पर जहाँ वो 100 थे सामने 1000 थे, तो भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो इस तरह की काफ़ी हैवी विक्ट्रीज इन्होंने जीती, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो ये कई सिख मिस्ल को सपोर्ट करते थे, उनके साथ लड़ते थे, लेकिन ये किसी भी मिस्ल के अधीन नहीं रहे। इन्हें अथॉरिटी इस तरह से पसंद नहीं थी कि अथॉरिटी फिगर के ये हमेशा साथ रहे। हाँ, लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिख मिस्ल या फिर कोई राजा इन्हें कंट्रोल करेगा। 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने सभी मिस्लों को एक करके एक सिख एम्पायर की स्थापना करी, उस समय भी ये गुरिल्ला स्क्वाड की तरह आर्मी में शामिल किए गए थे। दीज वेर इरेगुलर सोल्जर्स, क्योंकि इनमें वो वाला डिसिप्लिन एक नहीं है जैसे कि एक सोल्जर का डिसिप्लिन होता है, आज यहां से वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। जब जरूरत होती थी तब ये आ जाते थे लड़ने के लिए, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो वो अपने अपने स्थान पर, अपने डेरे पर जाकर रहना प्रेफर करते थे। तो जो निहंग सिख हैं उनका इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जब मुगल एम्पायर या फिर मुगल गवर्नर्स काफ़ी परसिक्यूशन कर रहे थे, और इवन उसके बाद अफगान इन्वेजन्स के दौरान। और 1734 में सिख आर्मी को 5 बटालियन में बांटा गया था, उनमें से एक निहंग बटालियन भी था। बाबा दीप सिंह शहीद इनको लीड किया करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब निहंग सिखों के कंट्रोल में था अकाल बंग या फिर अकाल तख्त, जो अमृतसर में है, बिल्कुल हरमिंदर साहिब के एकदम सामने। तो वहां पर भी जो मैनेजमेंट है वो भी निहंग सिखों के द्वारा संभाला जा रहा था। ये 18th सेंचुरी की एक बात है। अच्छा, इसी बात पर एक बता देता हूं आपको कि सिख धर्म में 5 इंपॉर्टेंट तख्त हैं, इनके नाम आपको हमेशा पता होने चाहिए। तो पहला है अकाल तख्त अमृतसर साहिब, दूसरा तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब जो चंडीगढ़ के निकट है, चौथा है तख्त श्री डमडमा साहिब भटिंडा में, और 5वां है तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। तो ये 5 तख्त हैं, इनका नाम आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। अब निहंग सिख जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसी भी पर्टिकुलर सिख मिस्ल के अधीन नहीं रहते थे, ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमेशा बनाकर रखते थे। इनकी अपनी एक काउंसिल होती थी, सरबत खालसा, और ये अकाल तख्त पर यहाँ पर इस मीटिंग को या इस काउंसिल में हमेशा जाकर डिसीजंस वगैरह लिया करते थे। लेकिन जब सिख एम्पायर जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने स्थापित किया था वो कमजोर होकर खत्म हो गया, उनकी मृत्यु के बाद 4-5 साल में एम्पायर को ब्रिटिश हरा देते हैं, तो 1849 में सिख एम्पायर खत्म हो जाता है। उसके बाद से निहंग सिखों की जो लड़ाइयां हैं वो एक तरह से खत्म हो गई, यानी कि अब उनके वॉरफेयर का काम नहीं है। ना तो उन्हें रेगुलर आर्मी में रिक्रूट किया अंग्रेजों ने, ना ही वो खुद रिक्रूट होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी उसके लिए आज भी उनका नाम फेमस है। तो निहंग सिखों को इतिहास में हमेशा या सिख समुदाय में हमेशा इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, खास करके सिख मिलिट्री हिस्ट्री के दौर में। और हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट अटैक्स होते थे उसमें सबसे आगे रहने वाले जो होते थे वो निहंग सिख ही थे। कुछ अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी निहंग सिखों के ऊपर लिखा है, जब उन्होंने लिखा भारत के इतिहास के बारे में या फिर भारत में जो उनके वृत्तांत होते थे, जैसे कईयों ने बायोग्राफीज लिखी थी, कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। तो एक ऑफिसर था जिसने एंग्लो सिख वॉर्स के दौरान लड़ाई लड़ी थी वहां पर उस एरिया में, तो उसने बताया कि सिख आर्मीज में 2 तरह के सैनिक हैं। एक वो जो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, और जब उसने पता किया तो पता चला कि ये निहंग सिख हैं जो वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह जी पहना करते थे, और दूसरे वो हैं जो इस तरह की ब्लू ड्रेस नहीं पहनते हैं। तो दोनों ही प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग तरह की टुकड़ियां उस समय भी महाराजा रणजीत सिंह जी की आर्मी के टाइम पर भी मौजूद थी। निहंग सिख जो है ये खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और जो निशान साहिब होता है वो भी थोड़ा सा इनका अलग होता है। तो इनका निशान साहिब या झंडा ब्लू कलर का होता है। तो नॉर्मली निशान साहिब इज ऑफ सैफरन कलर, और यहाँ पर जो निहंग सिखों का निशान साहिब है दैट इज ऑफ ब्लू कलर।
निहंग सिखों के कुछ स्लोगन्स होते हैं, खास करके जो मिलिट्री वॉर क्राइज होते थे, चढ़दी कल्ला, फॉर एवर इन हाई स्पिरिट्स, तैयार बार तैयार, यानी कि हमेशा तैयार है लड़ाई के लिए, कभी भी बुला लीजिए। तो इस तरह के कुछ मिलिट्री स्लोगन्स थे। और लेकिन अब होता क्या है कि देखो, जब लड़ाई बंद हो जाती है तो 1850 के बाद जब लड़ने का काम नहीं था, तो निहंग सिखों के अंदर एक इशू आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उनका यूज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, और साथ ही यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं निहंग सिखों के साथ जो ड्रग्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था, उस समय पटियाला में निहंग सिख में किसी एक व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर का हाथ काट दिया था बिकॉज उनकी कार को रोका गया था। तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, और इसके पीछे मेन रीज़न यही बताया जा रहा है कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो खैर, इस तरह की कुछ ड्रिंक्स होती थी जो मेनली लड़ाई में इस्तेमाल होती थी, क्योंकि देखो जब व्यक्ति लड़ाई में जाता है तो उसे कितनी चोट आएगी, वो जिंदा आएगा नहीं आएगा उसे नहीं पता होता। तो थोड़ा इस तरह का ड्रिंक बनाया जाता था जिसको शरबती देग कहते थे, और इसके अंदर अफीम के कुछ अफीम का भी अंश डाला जाता था, बाकी और भी चीज़ें होती थी। और ये शहीदी देग इसको कहते थे या शरबती देग कहते थे। तो शहीदी देग तब है जब आपको पता है कि आप वापस नहीं आने वाले हो, तो इसमें कैनबिस ऐड कर दिया ताकि दर्द ना हो अगर कहीं चोट लगती है तो अब निहंग कौन बन सकता है? तो देखो, निहंग जो है वो अब संख्या में काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि अब लड़ाई नहीं लड़नी है तो ऑब्वियसली लोग भी थोड़े थोड़े कम हो गए। लेकिन अभी भी कोई भी निहंग संप्रदाय को ज्वाइन कर सकता है, कोई जाति का, किसी धर्म का कोई रोक टोक नहीं है इसमें। अगर आप जो खालसा पंथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, और जो ड्रेस कोड है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखिए, निहंग के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट या फैक्शंस बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि निहंग संप्रदाय कोई एक व्यक्ति चला रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अब मल्टीपल डेरा हैं पूरे पंजाब हरियाणा में। आप देख सकते हो कि कई सारे डेरे बने हुए हैं। इन्हीं डेरा में जनरली ये लोग रहते हैं। कई सारे डेरों के पास हथियार हैं, लेकिन वो लाइसेंस शुदा हथियार हैं। लेकिन कई के पास, जैसे पिछले साल जो पटियाला वाला केस हुआ था, वहाँ पर ये देखा गया कि कई सारे अनलाइसेंस्ड हथियार भी थे, प्लस ड्रग्स भी वहाँ पर मिले थे जब उस डेरे के ऊपर पुलिस ने छापा मारा था तब। तो ये सब भी है अभी प्रॉब्लम्स जो अभी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब मतलब आज़ादी के बाद के जो इश्यूज हैं ये चल रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनली जो डेरे हैं वहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, मार्शल ट्रेनिंग दी जाती है जो निहंग संप्रदाय को ज्वाइन करता है। और अभी का स्टेटस जो है वो यही है कि स्मॉल कम्युनिटी है और बहुत सारे छोटे छोटे जत्थे बने हुए हैं। हर जत्थे का एक जत्थेदार या लीडर है, और इनमें कई सारे दल हैं जैसे बूढ़ा दल, तरुण दल, और जनरली कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड अभी मौजूद नहीं है। पूरे साल निहंग अपने डेरों में रहते हैं, लेकिन साल में एक बार वो अपनी तीर यात्रा पे जाते हैं, जिसमें आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, अमृतसर, इन सभी जगहों पर जाकर वो धार्मिक यात्रा करते हैं। ठीक है। और अक्सर आप अगर कभी पंजाब में मेले को अटेंड करेंगे, कोई भी मेला आप अटेंड करेंगे, तो वहां पर आपको निहंग देखने को मिलेंगे जो अपने गतका की स्किल्स दिखाते हैं, विच इज सिंपली ब्रिलियंट। और साथ ही साथ जो घुड़सवारी की स्किल्स हैं वो भी बहुत अमेजिंग होती है। तो यहाँ पर आपको कई बार इस तरह के इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर निहंग क्या कर रहे हैं? ये तो किसानी करते भी नहीं है। तो देखिए, अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए कई निहंग यहाँ पर आए हुए थे। अभी सिंगू साइट पर, प्रोटेस्ट साइट पर, वहीं पर रह रहे थे। और जो केस आया है, मतलब न्यूज़ में अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शुरुआती, उसमें यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति था जो गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पर एक रखी हुई थी, उसको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाउ दिस इज़ नॉट सब्सटैंशिएटेड बाय पुलिस, बट जो इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं। तो वो जो गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर कहीं ले जा रहा था, उस व्यक्ति को निहंग सिखों के द्वारा रोका गया, और ये वही व्यक्ति है जिसको बाद में मार दिया गया। पर्सनली आई फील कि जो भी हो, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं। इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की एक चीज़ है। एनीवेज, दैट इज़ फॉर द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ टू डिसाइड, टू इन्वेस्टिगेट, टू जज। मेरा काम है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने आपको दे दी है। कृपया करके कमेंट्स के अंदर किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें ना लिखें। जो गलत कमेंट्स करेगा मैं उन्हें ब्लॉक करवा दूंगा। तो प्लीज़ भाषा की मर्यादा बनाए रखें। मैं आपसे और कोई डिमांड नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें। इस रविवार को जो कॉम्बैट आ रहा है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और यहाँ पर केवल हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो अब कॉम्बैट का फॉर्मेट हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। 50 क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। पहले सभी सब्जेक्ट से आते थे। तो कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन द कॉम्बैट। अनलॉक कोड अगर कोई मांगा जाता है, इनवाइट कोड, तो यू कैन यूज माई नेम।
मेरा 20 तारीख से एक NCERT पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। और ये कोर्स आप तब ज्वाइन कर सकते हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। तो ना केवल मेरे बल्कि अन्य टीचर्स के लेक्चर्स भी आप यहाँ देख पाएंगे इफ़ यू अवेल द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो भी सब्सक्रिप्शन लें उस पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें। जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उस पर 10% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर आपको किताबें फ्री में मिल जाएंगी, नोट्स, पूरा जो GS का नोट्स है यू विल गेट इट फॉर फ्री। और अभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जो भी अनअकैडमी की तरफ से आपको हम बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, वैल्यू ऑफरिंग दे सकते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। EMI ऑप्शन पर भी आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। EMI कैसे लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, हमारे टीम मेंबर आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर देंगे। नए बैचेस हर वेडनेसडे को यहाँ बनते हैं, इन्हें आप ज्वाइन करिए। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 21 से। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, डू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस फ्री टेस्ट सीरीज। पिछले साल जो लर्नर्स हमसे जुड़े हुए थे उनमें से कई लोगों ने UPSC को क्रैक किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज टॉपर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।